हाय गाइस, वेलकम टू पूसा क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य वाधवा और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स चैप्टर के बारे में। दरअसल हो क्या रहा है, आप लोग सोच रहे हो कि मैं इस टाइम पे वॉल्यूम 3 क्यों करवा रहा हूँ, टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल की वॉल्यूम 2। तो हो क्या रहा है, फर्स्ट बुक लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट बुक बच्चों ने स्कूल में भी कर ली है। अब कुछ स्कूल्स में वॉल्यूम 3 शुरू हो रही है, कुछ स्कूल्स में वॉल्यूम 2 शुरू हो रही है। तो इस टाइम पे जो बच्चे वॉल्यूम 3 से परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। वॉल्यूम 3 हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे इसके अंदर कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स करेंगे। इसके अलावा इसमें दो और मेजर चैप्टर्स हैं। ये वाला चैप्टर तो ऐसा है जैसे स्वीट डिश है, खाने के बाद आपको रसगुल्ला मिल रहा है तो ये वो रसगुल्ला है। बस जिन लोगों की वॉल्यूम 3 अभी एग्जाम्स में आ रही है उनके लिए बुरी बात ये हो जाएगी कि उनको रसगुल्ला खाने के बीच में मिल रहा है, और जिन लोगों का एंड में आएगा, लास्ट में प्री बोर्ड्स में आएगा, उनके लिए यह है कि खाने के बाद स्वीट डिश हो जाएगी। अब इसके अंदर दो चैप्टर्स और हैं, रेशियोज और दूसरा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा हेवी चैप्टर है, उसमें टाइम लगेगा, उसमें थोड़े से आपके स्किल्स भी लगेंगे, दिमाग भी यूज होगा। रेशियोज भी इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट दिमाग खुला रखना है। बट ये वाला तो ऐसा चैप्टर है कि आपका अगर दिमाग बंद भी है तो भी आप इस चैप्टर को कर सकते हो इजीली, और इसमें हर बच्चा फुल मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये गरीबों का चैप्टर है, जिसका कोई नहीं है उसका ये चैप्टर है। ये चैप्टर बच्चों को पास करवाता है एग्जाम में, जो फेल भी हो रहे हैं उनको भी ये चैप्टर पास करवाएगा, और इसका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये करना ही करना है हमें हर हाल में। तो शुरू करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स इस वीडियो में कराऊंगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को देखो एक बार। आपके सामने मैंने दो चीजें लिखी हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली दो तरीके की स्टेटमेंट्स बनती हैं इसके अंदर, एक बैलेंस शीट बनती है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो उसके अंदर बैलेंस शीट को हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि वो किसी कंपनी की क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। अब सबसे पहले हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बैलेंस शीट की एक वीडियो डाली थी, वो मैंने आपके लिए नहीं डाली थी बट क्लास 11th के लिए डाली थी, बट उसमें भी आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी कि क्या क्या होता है एसेट साइड पे, क्या क्या होता है लायबिलिटी साइड पे, अगर आपकी क्लास 11 ढंग से नहीं हुई है तो अगर आप देख सकते हो तो पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे आ जाना। नहीं तो कोई बात नहीं, आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगली स्लाइड में डाला हुआ है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये रहा हमारा कंपैरेटिव का फॉर्मेट। आप कंपैरेटिव के फॉर्मेट में मत आओ, सबसे पहले बैलेंस शीट समझते हैं। अब आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट है एज पर द कंपनीज एक्ट, तो हमें यही वाली यूज करनी है। क्लास 12th में, क्लास 11 तक आप लोग पढ़ते आए थे टी शेप वाली, याद करो, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एंड विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे, तो वो टी शेप वाली होती थी। लेफ्ट में होते थे लाइबिलिटीज, राइट में होते थे एसेट्स, और उसके बाद हम लोग नीचे करते थे, ये वर्टिकल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ले रहे हैं, और नीचे हमारा एसेट्स है। तो अगर मैं बात करता हूँ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की, सबसे पहले क्या आ रहा है, शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी कि शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जस्ट लाइक क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटर की कैपिटल होती थी, जिसमें आप ड्रॉइंग्स प्लस करते थे, सॉरी ड्रॉइंग्स माइनस कर देते थे, और प्रॉफिट को प्लस करते थे, लॉस को माइनस कर देते थे। सेम वे कंपनी है तो कंपनी के अंदर छोटे 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 शेयर होल्डर्स मिलके कैपिटल बनाते हैं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल आ गई, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। फिर बात रही रिजर्व्स एंड सरप्लस की, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में, तो वो वाले सारे रिजर्व्स आ जाते हैं यहाँ पे। और सरप्लस, सरप्लस किसको कहते हैं, जो साल में आपने प्रॉफिट कमाया, जो प्रॉफिट आपका पीएनएल अकाउंट में आता था, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट, वो वाला सरप्लस, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। फिर आ जाती है नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये आपको पता ही होगा, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हमारा आ जाती है करंट लायबिलिटीज, यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो हमारा लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी मेजर तीन चीजें हैं, सबसे पहले हमारा कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मेजर मेजर क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ये तीन चीजें हैं। एसेट्स में सिर्फ दो ही चीजें हैं, कौन कौन सी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आपके सामने है ये टैंजिबल, नॉन करंट में दो होते हैं, एक होता है टैंजिबल एसेट, एक होता है इंटैंजिबल एसेट। ये मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें पता है, जिसको नहीं पता उसको भी जल्दी जल्दी में समझ आ जाएगी, क्योंकि आप उस्ताद हो चुके हो, 11th के आप अकाउंट्स पढ़ के आए हो यहाँ पे। तो अब नीचे आप देख लो, बहुत सिंपल है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट में टैंजिबल, इंटैंजिबल, टैंजिबल जो टच कर सकते हैं, इंटैंजिबल जो टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद करंट में जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, नॉन करंट जो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। शॉर्ट पीरियड क्या है, लेस देन 12 मंथ्स, लॉन्ग पीरियड क्या है, मोर देन 12 मंथ्स। तो इसके अंदर अब समझते हैं कंपैरेटिव में क्या होता है। तो देखो आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट में हमने कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में एज इट इज क्वेश्चन दिया होगा, अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आगे, ये देख लो। वैसे
ये क्वेश्चन दिया हुआ सामने आपके स्क्रीन पर, आपको फॉर्मेट दिया ही हुआ है, बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ और कुछ कुछ अमाउंट दी हुई है। तो फॉर्मेट आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट कहाँ पे दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। तो क्वेश्चन से फॉर्मेट उठाएंगे और सीधा सीधा बनाएंगे। अब हमने बनानी है 4 कॉलम्स। 4 कॉलम यहाँ पे दिए हुए हैं। ये है आपका कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर सी, कॉलम नंबर डी। और यहाँ पे एक नोट नंबर का कॉलम है जो कि रिडंडेंट है, जो कि बिल्कुल काम नहीं आने वाला है आपके। इसको बना लेना, बट ये किसी काम का है नहीं, यहाँ पे इसका कोई भी रोल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलम नंबर ए। क्वेश्चन के अंदर जो भी पिछले साल की फिगर्स दी हो, अगर 2 साल की बात कर रहा हूं 2018 और 19, तो प्रीवियस ईयर, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, आपके सामने मैं मार्क कर रहा हूं। पिछले साल की जो भी फिगर्स हैं एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दो, एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं करने उसके अंदर। पिछले साल यानी अगर 2 साल दिए हुए 18-19, तो 2018 की फिगर्स यहाँ लिख दो। आपके एग्जाम में 18-19 ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपका इस टाइम पे अकेडमिक ईयर वही चलेगा। उसके बाद करंट ईयर की जो फिगर्स हैं वो लिख दो। करंट ईयर की सीधी सीधी उठा के यहाँ पे हमने फिगर्स लिख दी इस कॉलम में। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिंपली फिगर्स उठा के लिख देनी है। उसके बाद अगला जो है एब्सोल्यूट चेंज, ये वाला जो कॉलम है, एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में क्या करोगे, इस कॉलम में आपने बस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर माइनस करके अमाउंट्स लिखनी है। मान लो 1 लाख माइनस 60,000 है, तो आपने यहाँ पे 40,000 रुपए लिखना है और कुछ नहीं लिखना। और अगर यही नेगेटिव फिगर आती है तो नेगेटिव में लिख दो, यानी कि अकाउंट्स में नेगेटिव शो करने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में दिखाते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दो। फिर बोल रहा है लास्ट कॉलम में परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज चेंज क्या है, जो भी आपका एब्सोल्यूट चेंज आया था अभी पिछले कॉलम में, सी कॉलम में, एब्सोल्यूट चेंज यानी कि जैसे आपका 1 लाख माइनस 60,000 40,000 चेंज आया था, अब इसको आपने परसेंटेज में दिखाना है। तो परसेंटेज में कैसे दिखाओगे, 1 लाख माइनस 40,000 यानी कि 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 जो भी पिछले साल की अमाउंट है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। ये वाले कॉलम का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज, लिखा भी हुआ है वहां पे, C अपॉन ए इंटू 100, वो समझ में नहीं आएगा मे बी, बट फिर भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एब्सोल्यूट चेंज यानी कि कौन सा वाला कॉलम, ये वाला जो कॉलम था आपका, इसके बाद डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। ये कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम, सीधा सीधा इससे डिवाइड कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपली बस आपकी परसेंटेज आ जाएगी। और यहीं पे आपका क्वेश्चन में आपको यही करना है और यहीं आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी हुई हैं, एसेट्स दिए हुए हैं, टोटल्स दिए हुए हैं, दोनों साइड के कॉलम्स दिए हुए हैं, फिगर्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में शॉर्ट बता रहा हूं, एक चीज आएगी जहां पे गड़बड़ करोगे, सिर्फ एक चीज है इस चैप्टर में ध्यान देने वाली। अगर आपने गुलाब जामुन खाना है तो ऐसे खाना कि इतना गर्म भी ना हो कि आपकी जीभ सड़ जाए, या इतना भी ठंडा ना हो कि मजा ना आए। तो बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर रखना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या दिक्कत आएगी, उसका ध्यान आप लोग सब रख लोगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमेशा इन क्वेश्चंस में आपको करंट ईयर यानी कि पहला साल 2019, अभी वाला साल जिस साल में हम है वो पहले दिया होगा, और आपका जो प्रीवियस ईयर है वो बाद में दिया होगा। लेकिन एक्चुअल फॉर्मेट में क्या होता है, पहले प्रीवियस ईयर आता है, फिर हमारा क्या आता है, करंट ईयर आता है। और इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर उल्टा दिया हुआ है। इसके अंदर पहले हमें क्या दे रखा है, पहले करंट ईयर दिया हुआ और फिर प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। अब सारे क्वेश्चन उठा के देख लेना, 95% क्वेश्चंस में हमेशा उल्टा दिया होता है। ये देखो फॉर्मेट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्रीवियस ईयर, इधर देखो प्रीवियस ईयर है सबसे पहले, उसके बाद करंट ईयर है, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहले करंट ईयर है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर है। तो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना इस चैप्टर में, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपके लिए सामने ना फॉर्मेट बनाया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो लाइनें बनाने में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एज इट इज उठा के लिख दो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। मैंने डाला यहाँ पे 1, इसकी हेडिंग थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पेन थोड़ा सा हम अपना पतला कर लेते हैं यहाँ पे। चलो जी, यहाँ पे नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर मैं तो भूल गया आगे इसके अंदर क्या आता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में आपको सारा फॉर्मेट दिया ही हुआ है। इसके अंदर नंबर 1 पे आ रहा है शेयर होल्डर्स फंड्स, तो यहाँ पे लिख लिया शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड। सर मैं इसमें भूल गया क्या क्या होता था, इसके अंदर इक्विटी कैपिटल होती थी और क्या होती थी, प्रेफरेंस कैपिटल होती थी।
अब देख लो, नहीं भी मिल रहा कोई बात नहीं, देख लो इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दी है तो आपको प्रेफरेंस कैपिटल लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे हमने लिखा क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब दो तरीके हैं, या तो लाइन बाय लाइन करते चलो पूरा पूरा खत्म, या पहले फॉर्मेट बना लो उसके बाद सिर्फ वैल्यूज डालनी रह जाएंगी, सिर्फ वैल्यूज डाल लेना। मेरी मानो तो पहले फॉर्मेट बना लो उसके बाद वैल्यूज पे खेलेंगे, क्योंकि होगा क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं बस, माइनस करने में, परसेंटेज निकालने में। तो बेटर यही रहेगा सारी कैलकुलेशंस एक साथ करो, पहले फॉर्मेट बना लो एज इट इज, ताकि तब बाद में फ्री माइंड से कैलकुलेशंस कर सको। हॉच पॉच नहीं होगा आपका, तब आपका दिमाग मैथमेटिकली तेज चलेगा। इस टाइम पे आपका दिमाग बस फटाफट राइटिंग स्पीड में तेज चलेगा। तो मैं बना लेता हूं, अगला दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो मैं यहां पे ले रहा हूं सेकंड पार्ट, इसको बी पार्ट में लेंगे। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल होती है और रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, तो यहां पे बी पार्ट आ गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस की अमाउंट देख लो कितनी दी हुई है, चलो अमाउंट्स बाद में लिख रहे हैं हम लोग वैसे भी। इसके बाद हमारी आ जाती है नॉन करंट लायबिलिटीज, तो नंबर 2 पे मैं यहां पे डालता हूं नॉन करंट लायबिलिटीज। और आपकी जो एग्जाम शीट होती है ना बोर्ड्स की, उसके ऊपर शायद एक पेज पे क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा, तो कोशिश कर लेना एक साइड लायबिलिटीज बना लेना और एक साइड एसेट्स बना लेना, और आमने सामने करना इसको। ऐसे मत करना कि एक इस पेज पे करो फिर पन्ना पलटना पड़ रहा है और दूसरी एसेट्स वाला साइड दूसरे पेज पे बना रहे हो। आमने सामने हो जाएगा तो बेटर रहेगा, चेकर के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद करंट लायबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं, तो ठीक है जी, यहाँ पे थर्ड नंबर डाल देते हैं, क्या चीज, करंट लायबिलिटीज। और इसके अंदर दिए हुए हैं ट्रेड पेबल्स, लिख लिया सीधा सीधा। उसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ टोटल, तो हम भी टोटल लिख लेंगे, यहाँ पे मैं भी टोटल लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने भी टोटल लिख दिया। उसके बाद अब एसेट्स का कॉपी कर लो एज इट इज। अब एसेट्स के अंदर पार्ट 2 एसेट्स है, तो नंबर 1 पे हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज डाला था। अब देखो मेरे पेज भर गया, बोर्ड की शीट के हिसाब से मेरा पेज भर जाएगा, इसके बाद जगह नहीं बचेगी, तो स्विच कर लो नेक्स्ट पेज पे। मैं भी अब नेक्स्ट पेज पे स्विच कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नंबर 2 डाला और यहाँ पे मैंने मेजर हेड डाला, क्या चीज, एसेट्स। उसके बाद एसेट्स में क्या क्या, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो यही लिख लेते हैं एज इट इज उठा करके। सबसे पहला यहाँ पे डाला मैंने नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट में देखो क्या क्या दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ, फिक्स एसेट्स और उसके अंदर टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स। तो ये लो, यहां पे मैंने डाला फिक्स्ड एसेट्स और इसके अंदर भी क्या डाला, टैंजिबल एसेट्स और सेकंड पार्ट इंटैंजिबल एसेट्स। ठीक है सर, और इसके बाद क्या डालना है, क्वेश्चन में देखो मेरे को नहीं पता क्या डालना है, क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिए हुए नंबर 2 पे, तो नंबर 2 मैंने डाला यहाँ पे करंट एसेट्स। ठीक है सर, करंट एसेट्स में क्या क्या है, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो लिख लो एज इट इज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या सर और कुछ है, मैंने कहा देखो क्वेश्चन में, मुझे तो पता नहीं और कुछ है या नहीं है और कुछ। अब इसके अंदर सीधा टोटल दिया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टोटल। ठीक है, यहाँ पे सर आपने नोट नंबर वाला कॉलम नहीं बनाया, कोई बात नहीं, बना लेता हूँ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता, इस वजह से मैंने नहीं बनाया होगा शायद, बट स्टिल बनाना है फॉर्मेट में, आधा नंबर कट सकता है उसका। रुको, इसको लाइन खींच देते हैं यहाँ पे एक नोट नंबर के लिए, तो हमने नोट नंबर का भी कॉलम बना लिया। अब करना क्या है इसके अंदर, एज इट इज अमाउंट उठा उठा के लिखनी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने ये वाली अमाउंट पहले लिखनी है और ये वाली बाद में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे उल्टे कॉलम्स दिए हुए हैं, हमें पहले प्रीवियस ईयर लिखना है फिर हमें करंट ईयर लिखना है, और यहाँ पे पहले करंट ईयर दिया हुआ फिर प्रीवियस ईयर दिया हुआ है।
तो मैं पहले प्रीवियस ईयर की सारी अमाउंट्स लिख लेता हूं ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अमाउंट दे रखी है 3 लाख, 1 20, 1 70 और 1 50। तो यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे दिया हुआ हमें इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस शायद 1 70 था, चेक कर लेते हैं। रिजर्व्स एंड 1 20 दिया, ठीक है, हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ 1 20, 1,20,000 है, माय बैड सॉरी, 1,20,000। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ 1 70 और 1 50। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1,70,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और 1,50,000 ट्रेड पेबल्स। सर टोटल निकालना है क्या? टोटल भी दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, टोटल भी दिया हुआ 7,40,000। तो यहाँ पे टोटल भी आप लोग अपने आप लिख सकते हो, इसको डबल लाइन डालो और 7,40,000 लिख लो। अब एसेट्स की भी अमाउंट लिख लेते हैं एज इट इज, उठाकर। फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल और टैंजिबल पे आते हैं, तो कितने दिए हुए हैं, ये वाले कॉलम्स देखने हैं आपने। अभी ये वाले कॉलम पे फोकस कर रहा हूँ अभी मैं, साथ वाले पे नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की अमाउंट्स है। तो 5 लाख, 1 लाख, 1 20 और 20, 5 लाख, 1 लाख, 1 20 और 20। तो यहाँ पे 5 लाख, 1 लाख, 1,20,000 और 20,000। टोटल कितना आएगा, जितना लायबिलिटीज का था, नहीं तो देख लो एक बार, क्वेश्चन में भी दिया होगा, हमने लायबिलिटीज का टोटल निकाला था 7,40,000। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला कॉलम तो फिल हो गया। अब दूसरे कॉलम की बारी आती है। दूसरा कॉलम क्या है, करंट ईयर की अमाउंट्स। ये क्या है, करंट ईयर की अमाउंट्स। यहाँ पे आपने करंट ईयर की डालनी है, यानी कि 2019 एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, अब हमें ये वाला कॉलम उठाना है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तो अब हम ये वाले अमाउंट उठाएंगे, 360, 150, 255, 360, 150 और 255। ठीक है, उसके बाद अब 1,20,000 टोटल करना मत, टोटल करने मत बैठ जाना, जब क्वेश्चन में दिया हुआ तो क्वेश्चन का फायदा उठाओ। 8,85,000। अच्छा जी, अब इसके बाद बताओ, अब कौन सी अमाउंट डालनी है? अब एसेट्स की अमाउंट डालनी है, 650, 1 लाख, 1 25 और 10, 650, 1 1 25 और 10। टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में भी दिया और ऊपर भी हमारे हमने लिखा ही था 8,85,000। सर ये तो हो गया, ये तो क्वेश्चन एज इट इज नोट कर लिया। अब क्या करना है, अब एब्सोल्यूट चेंज निकाल लो, कॉलम बी माइनस कॉलम ए, यानी कि करंट ईयर की फिगर्स माइनस प्रीवियस ईयर फिगर्स। जैसे आप लोगों के मार्क्स अगर मैं पूछूं, पिछले साल अगर किसी बच्चे के 70% थे और इस बार 75% है, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, 5% का आया। अब यहाँ परसेंटेज कॉलम की बात नहीं कर रहा, चलो 70 और 75 मार्क्स ले लेते हैं। मैं कहता हूँ एक बच्चे के 70 मार्क्स थे, एक बच्चे के 75 मार्क्स है, उसके 5 नंबर बढ़ गए, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया, 5 नंबर का हो गया। तो यहाँ पे बस वही करना है आपको, प्लस माइनस करना है। तो 3,60,000 माइनस 3 लाख कितना हो गया आपका, 60,000। 150 माइनस 120 कितना हो गया, 30,000। 17, अब 255 में से 170 माइनस करो, 255 में से आपको कितना माइनस करना है, 170, तो ये हो गया 85,000। फिर अब यहाँ पे देखो उल्टा है, 120 माइनस 150 है। अगेन यहाँ पे गलती हो सकती है, आप लोग 150 माइनस 120 प्लस अमाउंट लिख दोगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव फिगर आएगी, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेगेटिव 30,000। नेगेटिव दिखाने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ता है, नेगेटिव दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब एक बच्चा बोला कि सर क्या टोटल कॉलम का भी डिफरेंस निकालेंगे? बिल्कुल निकालोगे, निकाल लो। टोटल कॉलम का डिफरेंस दो तरीके से निकल सकता है, तो टोटल में से टोटल को माइनस कर लो, या ये जो आपके हॉरिजॉन्टल अमाउंट्स आए हैं, वर्टिकल अमाउंट्स आए हैं ये वाले, इनका टोटल अप कर लो। एक ही बात है, या तो इन दोनों को कर लो या फिर इनको वर्टिकली एड अप कर लो, तो आपका दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा और मैच भी हो जाएगा इसी बहाने आपका आंसर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 885 माइनस 740, 1,45,000 आ गया मेरा डिफरेंस।
और अगर ऊपर से भी ऐड करूं तो 60,000 प्लस 30,000 90,000, 90 प्लस 85 1,75,000, 175 माइनस 30 1,45,000। तो ये यहां पे हो गया खत्म। अब इसके बाद अगला एसेट्स है। एसेट्स के अंदर देख लो क्या करना है। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 6,50,000 माइनस 5,00,000, 1,50,000, 1,00,000 माइनस 1,00,000 जीरो, नील के लिए मैंने डैश डाल दिया। 1,25,000 माइनस 1,20,000 तो यहाँ पे आ गया 5,000। फिर 10,000 माइनस 20,000, अगेन नेगेटिव आ रही है अमाउंट। 20,000 माइनस 10,000 मत कराना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, ये गलती मत करना। ये गलती करोगे ना तो दिल टूटेगा यहाँ पे, क्योंकि इतनी बेसिक गलती है, इतनी बेसिक गलती है कि इसके चक्कर में नंबर मत कटवाना। नंबर कटवाने किसी मुश्किल क्वेश्चन में कराओगे कोई बात नहीं, इंसान कहता है यार मुश्किल था, नहीं आता था, हो गई गलती। इसमें करवाओगे ना जिंदगी भर रहोगे इस क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ पे नेगेटिव 10,000। अब यहाँ पे भी देख लो डिफरेंस। अब यहाँ पे भी डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 1,50,000 प्लस 5, 155 माइनस 10 145। और सेकेंडली टोटल आप टोटल को भी माइनस कर लो, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी आपका आंसर सेम आएगा, 1,45,000। अब क्या करना है आपको, अब कुछ भी नहीं करना। लास्ट कॉलम में आपको परसेंटेज चेंज बताना है कि परसेंटेज में कितना चेंज हो रहा है। भाई एब्सोल्यूट अमाउंट में जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से बढ़ रहा है तो परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग ये, मैं यहाँ पे रफ वर्क करके दिखाता हूँ आपको। आपने यहाँ पे नहीं करना है, आप पीछे अपने बैक कॉलम में या रफ कॉलम में करोगे। सपोज यहाँ पे 60,000 का चेंज आ रहा है, कितने पे, 3,00,000 था लास्ट ईयर, 60,000 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 60,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 इंटू 100। तो ये 1 जा 5 जा 1 जा 20 जा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज हमारा, ये आ गया हमारा 20%। एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, मक्खन क्वेश्चन है। और अगर आपको लग रहा है कोई टफ क्वेश्चन भी बना हुआ है ऐसा, तो मेरे को भेजो व्हाट्सएप पे। मैंने तो नहीं देखा इस चैप्टर का कोई भी टफ क्वेश्चन, मेरे को तो सारे क्वेश्चन इतने ईजी लगते हैं, और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको भी बहुत ही आसान लग रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। अगले में क्या है, 30,000 अपॉन 120, तो ये कितना हो गया 25%। ये सारे के सारे आप सिंपली निकाल सकते हो। ये कैलकुलेशन यहाँ पे मत दिखाना, मैंने रफ वर्क यहाँ आपको समझाने के लिए दिखाया है सिर्फ। उसके बाद हमारा अगले में कितना आ रहा है, अगले में हमारा 170 था और 85,000 बढ़ गया, यानी कि सीधा सीधा हाफ बढ़ गया, आधे से ज्यादा आधा बढ़ गया, तो सीधा सीधा 50%। भाई 85,000 डिवाइडेड बाय 170 इंटू 100, 85 टू जा होता है 170 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा खत्म हो गया 50% सीधा सीधा। उसके बाद 30% गिर रहा है, 30% गिर 30,000 गिर रहा है, तो 30,000 नेगेटिव में अपॉन 1,50,000 इंटू 100, 1 जा 5 जा नेगेटिव 1 आएगा, ये 20 माइनस 1 इंटू प्लस 20 माइनस 20%। तो यहाँ पे माइनस दिखाने के लिए ब्रैकेट बनाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा माइनस 20%। अब टोटल में सर, टोटल की भी परसेंटेज निकालोगे निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे। डेसिमल्स में भी आ सकती है, आ रही है इनफैक्ट डेसिमल में 19.60%। डेसिमल्स में आएगी तो घबराना मत, इस चैप्टर में अमाउंट्स आती हैं डेसिमल्स में। अभी आगे इनकम स्टेटमेंट करोगे उसमें भी डेसिमल्स में आएंगे, तो घबराना बिल्कुल भी मत अगर डेसिमल्स में अमाउंट आ रही है। कई बार लगता है ना डेसिमल में आंसर आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, किसी और का 20% 25% आ रहा होगा, मेरा 19.6523% आ रहा है। कोई बात नहीं, आएगा, आने दो डेसिमल में आंसर, डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पे फिर निकाल लो, फिर निकालोगे तो यहाँ पे आ रहा है पहले पार्ट में 30%। मैंने ये कैलकुलेशंस कर रखी हैं तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम मत ना वेस्ट हो। यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे निल हो गया आपका। यहाँ पे आपका आ रहा है 4.17%। इसके बाद हमारा आ रहा है माइनस 50%, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे तो ऊपर वाला ही आएगा 19.60%। अब एक चीज देखो, एक चीज देखना, मैंने जब हेडिंग कॉलम का नाम दिया हुआ है, ये वाली गलती मैंने जानबूझ के करवाई है आपसे। अब मैंने जब कॉलम का नाम दिया हुआ है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, तो यानी कि मैं वहां पे जितनी भी अमाउंट लिखूंगा परसेंटेज ही है, मेरे को सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। जब मैं ऊपर कॉलम का नाम लिख रहा हूँ नेम, और मैं नेम के अंदर लिख रहा हूँ अगेन फर्स्ट नंबर पे नेम आदित्य वाधवा, भाई सीधा आदित्य वाधवा लिखो ना सर, आपका जो नाम है, ऊपर हेडिंग तो डली हुई है नेम, तो यहाँ पे भी ऊपर हेडिंग में परसेंटेज चेंज डला हुआ है, तो आपने फिर परसेंटेज क्यों लगाई है, तो ये जानबूझ के लगाइए ताकि आप ये वाली गलती भी ना करो। देख रहे हो कितनी माइन्यूट सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर मैं ये चैप्टर 5th क्लास के बच्चों को भी करवाऊंगा ना, तो वो भी फुल मार्क्स ले आएगा, गिवन द फैक्ट सिली मिस्टेक्स ना करे। तो आपने भी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये आपके आईक्यू से बहुत नीचे है चैप्टर। तो मैं ये सारे परसेंटेज के साइंस हटा रहा हूं यहां से, आपने ये गलती नहीं करनी है, किसी भी हाल में नहीं करनी है।
एसेट्स में से भी हटा देते हैं हम परसेंटेज का साइन। तो बस आपका क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। अब ये क्या, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन था। इस वीडियो में बस इतना देखो, ब्रेक ले लेके करो ये चैप्टर। बहुत छोटी छोटी वीडियोस होंगी। नेक्स्ट वीडियो में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट करवाऊंगा, उसके बाद फिर कॉमन साइज पे आ जाऊंगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स है तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे। मेरे को व्हाट्सएप कॉल कुछ भी करो, बट 4 बजे से पहले दोपहर में या फिर रात को 9 बजे के बाद। 4 से 9 मेरी क्लासेस होती हैं, उस बीच में आपकी कॉल्स नहीं ले पाऊंगा, शायद मैं आपके आंसर्स भी नहीं दे पाऊंगा, तो उस टाइम पे कॉल मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।